डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडीसी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अस्थमा डिजीज के बारे में। जी हाँ, अस्थमा जो कि एक रिस्पायरेटरी डिजीज है। तो अस्थमा क्यों होती है, क्या क्या इसके कॉजेटिव एजेंट्स हैं या फिर क्या क्या ऐसे कॉजेस है जिसके कारण ये होती है, वो क्या क्या सिम्टम्स है जो इस बीमारी में हमको देखने को मिलते हैं, और इसका पैथोजेनेसिस क्या है, कैसे अस्थमा क्रिएट होता है या फिर कैसे अस्थमा बनता है बॉडी में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स हैं जो कि अस्थमा से रिलेटेड क्योर में ली जाती हैं, प्रिवेंशन में जो इससे रिलेटेड अस्थमा में ली जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। अस्थमा क्योंकि काफी ज्यादा ये क्या रिस्पायरेटरी डिजीज में सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर है और सबसे ज्यादा केसेस में अस्थमा हमको देखने को मिलता है। ये क्या है, ये 2-3 टाइप के होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे क्या क्या होते हैं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना अस्थमा को। ये है क्या, ये अस्थमा है क्या? अगर अस्थमा की हम बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिलती हैं। जो भी इससे अफेक्टेड पेशेंट होते हैं उनमें क्या होता है, उनको प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं हो पा रही होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये एलर्जी के कारण होता है। ऐसा नॉर्मली अस्थमा जो होता है ये एलर्जिक रिएक्शंस के कारण होता है। तो क्या क्या ऐसे कॉजेज हैं वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ी सी लंबी होने वाली है ये वीडियो, लेकिन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए भी और आपके सेमेस्टर्स या फिर हर सभी एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। चलिए देखते हैं सबसे पहले, अस्थमा इज अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। ये क्या है, एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। इसमें होता क्या है, इन्फ्लेमेशन होता है, स्वेलिंग देखने को मिलती है अस्थमा में। कहां पे, लंग्स में या फिर रिस्पायरेटरी सिस्टम में जो ऑर्गन्स है उनमें क्या स्वेलिंग देखने को मिलती है। ऑफ एयरवेज, ये क्या है, जो एयरवेज होते हैं, जो लंग्स में जो ब्रोंकियोल्स होते हैं उनमें क्या स्वेलिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्या है, the inflammation is characterized by increased responsiveness of airways which leads to breathlessness, chest tightness, cough, particularly at night and morning। होता क्या है, जब उनमें इन्फ्लेमेशन होता है तो जो एयर पाथवे होते हैं, एयरवेज होते हैं, उनमें जब क्या होता है, कंजेशन हो जाता है काफी ज्यादा इन्फ्लेमेशन के कारण। तो क्या होता है, एयर सही से आपकी पास नहीं हो पा रही होती है और आपको ब्रीदिंग से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। मोस्टली ये क्या मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे एक ये आपका एयरवे पाथवे है, लेट्स से ये एक आपका एयरवे पाथवे है, ये नॉर्मल है। जब किसी नॉर्मल ब्रोंकियोल का आप क्या सेक्शन देखेंगे तो वहां पे क्या है, ये आपका एयरवे पाथवे था, ये सिंपल है। क्या है इसमें म्यूकोसा, ये म्यूकोसा मेम्ब्रेन है आपकी आउटर जो होती है, ये म्यूकोसा मेम्ब्रेन है। देखिए एकदम नॉर्मल है, प्रॉपर एयर। इसमें जो रेडियस है अगर डिस्कस करें तो यहां से लेकर के इसका यहां तक में क्या रेडियस है जहां से क्या एयर आ जा रही है। वही हम बात करें अगर जो अफेक्टेड पर्सन होते हैं अस्थमा से, उनमें अगर आप देखिए तो ये जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन थी उनमें क्या हुआ, म्यूकोसा का सिक्रीशन हुआ, म्यूकस का सिक्रीशन होने लगता है। और क्या होता है, ये जो पाथवे बचा अभी इसका रेडियस आप देखिए कुछ जगहों पे क्या काफी ज्यादा थिक हो चुका है। यहाँ पे बिल्कुल इतना ही थिकनेस, म्यूकोसा मेम्ब्रेन की थिकनेस के कारण क्या हुआ, अभी यहाँ पे काफी ज्यादा कंजेशन हुआ और एयर क्या हो पा रही है, सही से आ जा नहीं पा रही है। तो आपको क्या ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, आपके यहाँ पे सही से सांस नहीं आती है। नेक्स्ट और क्या होता है इसमें, देखिए सबसे पहले नैरोड एयरवे। इसमें क्या जो आपके एयर पाथवे है वो क्या काफी नैरो हो चुके होते हैं, काफी पतले हो चुके होते हैं। नेक्स्ट क्या है, टाइटेंड मसल कंस्ट्रिक्ट एयरवेज, क्योंकि ये मसल क्या अब बहुत टाइट हो गई है, इसमें क्या अंदर क्या सिक्रीशंस आ चुके हैं बहुत सारे, तो इस वजह से क्या बहुत सी टाइट हो चुकी हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है अभी ये क्या बिल्कुल कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है। नेक्स्ट क्या है, इन्फ्लेम्ड थिकन्ड एयर वॉल। ये जो एयरवे वॉल है ये क्या, क्योंकि इनमें इन्फ्लेमेशन हुआ तो ये क्या हुई, बहुत थिक हो चुकी है। थिक मतलब बहुत ही मोटी हो चुकी है। अब मोटी हो गई है, लेट्स से अगर कोई एक सिंपल पाइप है, पाइप सिंपल अगर पतला सा है तो अंदर काफी ज्यादा जगह है। अगर हम क्या करें, उस पाइप को उसकी बाहर से उतना ही उसका रखें हम गर्थ, लेकिन अंदर क्या करें, उसकी अंदर थोड़ा और उसमें चौड़ा डाल दें। और क्या करें, लेट्स से अगर कोई एक पाइप है, ये एक पाइप है, अभी इसमें आउटर लेयर सिर्फ इतनी ही थी, अभी बाहर से हम इसकी चौड़ाई इतनी ही रखते हैं और इसको क्या और मोटा कर देते हैं। जो अंदर का मटेरियल है इसको और मोटा कर दे, इसको और मोटा कर दे। मोटा करते करते क्या करें, लेट्स से अभी इसका इतना ही स्पेस बचा,
अभी क्या हुआ, इसमें इतना ही स्पेस बचा, तो स्पेस कम हुआ, तो बाहर से तो सेम है ना, लेकिन अभी क्या स्पेस घटता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो लेयर है उस एयरवे की या फिर उस पाइप की क्या होती जा रही है, वो बहुत ही ज्यादा थिक होती जा रही है, बहुत थिक हो रही है, जिस वजह से क्या अंदर का काफी ज्यादा जो पासेस था वो क्या पतला हो गया है, बहुत ज्यादा कम जगह बची है उसमें आने जाने के लिए। तो अस्थमा में क्या होता है, अस्थमा में ऐसा ही कंडीशन होता है। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए यहाँ पे सिक्रीशंस के कारण ये आपकी लेयर क्या हो गई, बहुत ज्यादा थिक हो गई है, और जब थिक हो चुकी है तो अंदर जो पाथवे बचा वो काफी नैरो हो गया है, जिस वजह से क्या आपको ब्रेथलेसनेस हो सकती है, आपको सांस लेने में दिक्कतें आएंगी। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन में आप देखिए तो यहाँ पे नॉर्मल एक लंग की जो एयर वे है उसमें आपका अगर इतना रेडियस है और यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे मुश्किल से देखिए आप थोड़ा सा बिल्कुल पार्ट बचा हुआ है, क्योंकि ये पूरे में क्या म्यूकस फिल हो चुकी है। यहाँ पे क्या हुआ है, स्टमीन्स वगैरह बहुत सारे आ चुके हैं और यहाँ म्यूकस आ गया है। अभी बिल्कुल थोड़ा सा पैसेज बचा हुआ है जहां से आपका क्या, जहां से आपका एयर पास हो। इसको और डिटेल में समझते हैं थोड़ा, ये अस्थमा कितने टाइप का होता है। तो अस्थमा की अगर बात करें तो ये बहुत से पार्ट में कैटेगराइज है, लेकिन हम इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हैं जो इंपॉर्टेंट ये कितने कितने टाइप के होता है। इसमें सबसे पहला आता है एलर्जिक अस्थमा। ये क्या है, इसको एक्सटेंसिव अस्थमा भी बोलते हैं। ये एलर्जी के कारण होता है। इसमें क्या होता है, लेट से किसी को बहुत सी चीजों से एलर्जी, आप बहुत से ऐसे बंदे होते हैं, बहुत से ऐसे लोग आप देखेंगे कि किसी को धूल से एलर्जी है, कहता है मुझे धूल से एलर्जी है। तो क्या होता है, एलर्जी का मतलब क्या है, जब वो उस कांटेक्ट में जाएगा, लेट से उसको अगर धूल से एलर्जी है तो वो अगर धूल के कांटेक्ट में जा रहा है तो वहां पे उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे होंगे, जो कि क्या अचानक से आ रहे होंगे। वो चेंज क्या अचानक होंगे, कुछ समय के लिए आएंगे, लेकिन क्या बहुत से चेंजेस आएंगे जिस वजह से उसको क्या बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी। तो ये भी क्या होता है, क्योंकि ये हम रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं और अस्थमा एक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है, तो यहां पे उसको अगर एलर्जी हो रही है तो वहां पे क्या उसको सांस लेने में दिक्कत आएगी। तो क्या है, दिस टाइप ऑफ अस्थमा इज कॉज्ड ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ स्पेसिफिक एलर्जेंस। क्या स्पेसिफिक एलर्जेंस वो होते हैं जिनके कारण एलर्जी होती है। तो क्या होता है, जब आप कुछ स्पेसिफिक एलर्जेंस को आप क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, जैसे कि क्या क्या पॉलन ग्रेन्स है, पॉलन ग्रेन्स जो कि फ्लावर से आपको मिलती है, फ्लावर से निकल रहे होते हैं पॉलन ग्रेन्स, उनके कांटेक्ट में अगर आप आते हैं तो वो पॉलन ग्रेन वैसे ही बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एलर्जेंस होते हैं अस्थमा के लिए। नेक्स्ट डस्ट, बहुत सारे डस्ट में भी जब कोई बंदा जाता है तो भी आप देखते हैं कि उसको एलर्जिक रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। ये क्या करते हैं, ये करते क्या है, ये हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं, जिस वजह से होता क्या है, हमारा जो इम्यून होता है वो बहुत ज्यादा, इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा क्या रिस्पॉन्सिवनेस होता है इन सभी के प्रति। तो करता क्या है कि वहां पे वो बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं जिनको स्टिमुलेट करता है कि भाई देखो बाहर से कुछ आए हुए हैं पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स हमको हमारी बॉडी में नहीं चाहिए, और ये इनके क्या करो, आप कुछ ना कुछ इनका कुछ इलाज करो इन पार्टिकल्स का। तो क्या वही हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स, जो कि कहां से इम्यून सिस्टम आपका रिस्पॉन्स देता है कि अंदर कुछ बॉडी पार्टिकल्स, फॉरेन पार्टिकल्स आए हुए हैं। नेक्स्ट, ड्यूरिंग एन एलर्जी द इम्यून ओवर रिएक्ट्स टू एन एलर्जेन। क्या होगा, जब क्या होगा, जब आपको क्या इम्यून रिस्पॉन्स होगा तो ये जो एलर्जेंस है इनके लिए क्या हमारी बॉडी क्या होगी, कुछ ना कुछ चेंजेस लाना शुरू कर देगी। बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, क्या करेगी, एंटीबॉडी को फॉर्मेशन करने लगेगी। क्या हमारी बॉडी के अंदर जो सेल है वो क्या करेंगे, अब बाहर से अगर कोई दुश्मन आया है तो हम भी क्या तैयार हो रहे होंगे, हम अपनी आर्मी बुलाएंगे कि भाई एंटीबॉडी हमारी आर्मी है, एंटीजेंस बाहरी आए हुए हैं, जो क्या बाहरी ये दुश्मन है, इनको किसी भी तरह से रोकना है, ये अंदर नहीं आने पाए। और ये क्या, अगर ये अंदर आएंगे तो क्या करेंगे, ये कुछ ना कुछ बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस क्रिएट करेंगे, या फिर कोई ना कोई डिजीज, बीमारी कुछ ना कुछ ये क्रिएट जरूर करेंगे। तो इन्हीं को क्या, यही एंटीबॉडीज जो होती हैं इनको क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबिन। और यहां खास तौर से जो एलर्जिक रिएक्शन से रिलेटेड इम्यूनोग्लोबिन निकलती है वो क्या होती है, आईजीई होती है, जो कि क्या होती है, एलर्जिक रिएक्शंस कॉज करती है। तो यहां पे आईजीई क्या होगा, तुरंत एंटीबॉडी फॉर्मेशन होने लगेगा, इम्यूनोग्लोबुलिन ई का फॉर्मेशन। दीज एंटीबॉडीज ट्रेवल टू द सेल दैट रिलीज केमिकल्स। ये अब ऐसे सेल्स के पास जाएंगी, ये एंटीबॉडी है, ये क्या करेंगे, भाई हमने आर्मी तो बुला ली, लेकिन अभी उसको क्या, अभी वो और भी क्या करेगी, नेक्स्ट सेल्स के पास जाएगी और सेल्स के पास जाएगी कि भाई हमको हथियार वगैरह भी तो दो।
तो ये क्या करेंगे और एक्स्ट्रा रिम्यूनरेशन तैयार कर रहे हैं अब ये। तो क्या करेंगे, अब ये केमिकल्स कुछ ऐसे सेल्स के पास जाएंगे जहां पे क्या केमिकल्स का सिक्रीशन होगा। वो केमिकल जो क्या करेगा, उन एलर्जेंस पे अटैक करेगा उनको रोकने के लिए। तो ये क्या करेंगे, बहुत ऐसे सेल्स के पास जाएंगे जहां से क्या ये केमिकल्स का रिलीज कराएंगे, कॉजिंग एन एलर्जिक रिएक्शन। और ऐसे क्या होगा, एलर्जिक रिएक्शन कॉज करेंगे। तो सबसे पहले क्या, जब कोई एलर्जन आपकी बॉडी में आया तो वहां पे क्या होगा, आपके क्या होंगे, यहां देखिए आपका जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करेगा, आपका इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट, कोई रिएक्शन देगा, रिएक्ट करना शुरू करेगा कि बाहरी कोई आया, उससे पहले शांत बैठा होगा, लेकिन जैसे ही दिखेगा कि क्या कोई एलर्जन आया है तो वहां पे क्या ये उसका अफेक्ट शुरू हो जाएगा, वो क्या काम करना शुरू कर देगा। उसके बाद वो क्या करेगा, वो एंटीबॉडी फॉर्मेशन शुरू कर देगा। क्या करेगा, एंटीबॉडी और एलर्जिक रिएक्शन क्योंकि होना है यहाँ पे, तो क्या आईजीई एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा। वो आईजीई एंटीबॉडी क्या करेंगी और फर्दर दूसरे सेल्स के पास जाएंगी और वो क्या करेंगे, वो लेट से अगर वो मास्ट सेल के पास गई तो वो क्या करेंगे, वो हिस्टामिन का सिक्रेशन करेंगे। म्यूकोसा मेम्ब्रेन अगर हो जाएगी तो क्या वहां से हिस्टामिन म्यूकस का सिक्रेशन शुरू हो जाएगा। तो ये क्या, ये फर्दर क्या अदर सेल्स के पास जाएंगी जहां से उनको क्या कहेंगे कि आप केमिकल्स रिलीज करना शुरू करो और क्या एंटीबॉडी एंटीजेंस आ रहे हैं हमारे बॉडी के अंदर, एंटीजेंस आ चुके हैं, उनको रोकना है। यहां पे क्या है, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ऑल्सो नोन एज इमीडिएट रिएक्शन। ये क्या, यहाँ पे टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी होगी और इसको इमीडिएट रिएक्शन भी बोलते हैं। आईजीई जो होता है ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन करता है। और टाइप 2 अगर आप बात करें, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, तो ये क्या, ये थोड़ा देर में होती है शुरू, ये तुरंत शुरू होगी। ऐसा हो क्या, जैसे ही आप किसी के कांटेक्ट में गए एलर्जन के, तो ये क्या तुरंत आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या ब्रेथलेसनेस की सिचुएशन शुरुआत हो ही जाएंगी। लेट्स से रनी नोज वगैरह शुरू हो सकती है, वीजिंग कफिंग ऐसा क्या शुरू हो जाएगा। लेकिन जो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी होगी वो क्या, वो थोड़ा देर से शुरू होगी और उसमें क्या आईजीए, इम्यूनोग्लोबुलिन ए और आईजीएम रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 2 के लिए। और टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के लिए आईजीई रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्या है, नॉन एलर्जिक अस्थमा। तो ये तो था एलर्जिक अस्थमा, अभी क्या है नॉन एलर्जिक अस्थमा, इसको इंट्रिंसिक अस्थमा भी बोलते हैं। ये क्या है, दिस टाइप ऑफ अस्थमा इज कॉज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ इरिटेंट्स इन द एयर। और जो इरिटेंट्स होते हैं बहुत से, जो आपको क्या, जो आपके नोज में क्या इरिटेशन लाए या फिर जो आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम में इरिटेशन प्रोवाइड करे, क्रिएट करे, उनको क्या वो इरिटेंट्स के कारण होता है। दे आर नॉट रिलेटेड टू एलर्जीज। ये क्या, इसमें एलर्जी से रिलेशन नहीं होगा, इसमें एलर्जिक रिएक्शंस नहीं होंगे। दीज इरिटेंट्स स्टिमुलेट पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स इन द एयरवेज। ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर है ये पहले तो एकदम शांत बैठे हैं, लेकिन जैसे ही देखेंगे कोई इरिटेंट हमारे अंदर, हमारे बॉडी के अंदर आ गया है तो ये क्या, ये तुरंत एक्टिवेट होंगे और ये क्या करेंगे, ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, ये क्या करेंगे, वो जो ब्रोंक्यूल्स था या फिर ब्रोंकस है उनको क्या अब ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर देंगे और वहां पे कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे तो क्या वहां पे ब्रीथिंग प्रॉब्लम फिर से शुरू होंगी। क्या, जब क्योंकि अब ये पाइप अगर कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया है तो एयर फिर से पास तो नहीं हो पा रही होगी, तो क्या होगा, ये यहाँ पे ऐसे वाले इंट्रिंसिक अस्थमा या फिर हमारा क्या नॉन एलर्जिक अस्थमा में हमारा क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, यहाँ पे आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। यहाँ पे आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है और ये क्या करता है, ब्रोंकियोल्स को या फिर ब्रोंकाई को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इरिटेंट्स आ चुके हैं। तो जब ये कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो एयर का पास फिर से क्या, एयर पासेज सही से नहीं हो पा रहा होगा और यहाँ भी क्या ब्रेथलेसनेस जैसी कंडीशन आएगी, आपको ब्रेथ लेने में दिक्कत होगी और कफिंग वगैरह भी होगी। नेक्स्ट, मिक्स्ड अस्थमा। मिक्स्ड अस्थमा क्या है, इसमें जब ये दोनों टाइप के अस्थमा होते हैं, लेट्स से एलर्जिक और नॉन एलर्जिक दोनों अस्थमा जब किसी में होते हैं तो ऐसे अस्थमा को क्या बोलते हैं, मिक्स्ड अस्थमा बोलते हैं। ये जो एलर्जिक अस्थमा होता है ये क्या है, ये कंप्लीटली क्योर हो जाता है लेट्स से 14 to 30 डेज के अंदर अंदर अगर आप सही से इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो ये क्या, ये क्योर हो जाता है। और या फिर आप उस जो कंडीशन जहां जिसके कारण आपको हो रहा है उससे अगर आप दूरी बनाते हैं तो ये अपने आप क्या धीरे धीरे सही हो जाता है। नॉन एलर्जिक वाला ये थोड़ा टाइम लेता है सही होने में और इसके लिए आपको काफी ज्यादा दिनों तक ट्रीटमेंट कराना पड़ता है या फिर बहुत बार ये नॉन क्योरेबल भी हो जाता है। कफ वेरिएंट अस्थमा, ये क्या है, इट अकर्स मोस्टली इन चिल्ड्रन, ये क्या बच्चों में होता है। इट डज नॉट हैव स्पेसिफिक सिम्टम्स सच एज ब्रेथलेसनेस, इसमें क्या सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है,
इंस्टेड दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ परसिस्टेंट कफ। इसमें क्या होता है, लगातार कफ, काफी समय तक कफ वाली सिचुएशन इसमें देखने को मिलती है। तो ये क्या है, ये कफ वेरिएंट अस्थमा होता है। ये मोस्टली चिल्ड्रंस में ही होता है। एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा, बहुत बारी होता है कि आप जब रिग्रेस एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो भी आपको ब्रेथलेसनेस जैसी सिचुएशन आती है, सांस लेने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही होती है, इसको सांस फूलना भी कहते हैं। तो वो भी क्या एक टाइप का अस्थमा होता है। ये भी थोड़ी देर में क्या होता है, सही हो जाता है। ऑक्यूपेशनल अस्थमा, ये क्या होता है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि केमिकल फैक्ट्रीज में काम कर रहे होते हैं या फिर टेक्सटाइल्स की ऐसी जगहों पे काम कर रहे होते हैं जहां पे क्या बहुत सारे केमिकल्स का यूज हो रहा होता है। वो उनमें से कुछ केमिकल्स क्या कर रहे होंगे, वो भी आपके अंदर एलर्जिक रिएक्शंस कॉज कर रहे होंगे। तो वो क्या होता है, ऑक्यूपेशनल अस्थमा होता है। ऑक्यूपेशन मतलब आप अपनी ऑक्यूपेशन के कारण अस्थमा को क्रिएट करें। और ऑक्यूपेशन क्या होगा, जो बंदा काम कर रहा होगा किसी चीज से, तो जब आप केमिकल फैक्ट्रीज या फिर किसी ऐसी जगह पे वर्क कर रहे होगे जो कि क्या आपको रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर लाए, अस्थमा जैसे डिसऑर्डर लाए, तो क्या ऑक्यूपेशनल अस्थमा बोलते हैं उसे। नेक्स्ट क्या है, ड्रग इंड्यूस्ड अस्थमा। बहुत सी ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनके कारण क्या होता है, अस्थमा एक साइड इफेक्ट के जैसा होता है या फिर इसका एडवर्स इफेक्ट के जैसा अस्थमा क्रिएट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसी एनएसएड्स वगैरह भी होती है, लाइक एस्पिरिन है, पैरासीटामोल से भी थोड़ा बहुत क्या है देखे को मिलता है कि क्या हमको ये अस्थमा जैसे सिचुएशंस क्रिएट करते हैं। तो ये तो था टाइप ऑफ अस्थमा, कितने टाइप का हमारा अस्थमा होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं उन कॉजेज की, ऐसे कौन कौन से कॉजेज हैं जिनके कारण से अस्थमा होता है, तो उसमें क्या सबसे पहले हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की। ऐसे कौन कौन से इन्वायरमेंट में प्रेजेंट फैक्टर है जिनके कारण अस्थमा होता है, तो उसमें क्या हाउस डस्ट माइट्स, ये क्या है, ये बहुत ही छोटे छोटे कीड़े होते हैं, माइट्स होते हैं, जो कि क्या आपके घरों में होते हैं, जालों वगैरह में प्रेजेंट होते हैं। ये इनके कारण भी क्या बहुत सारे एलर्जिक रिएक्शंस देखने को मिलते हैं, उनमें अस्थमा भी एक है। क्यों, क्योंकि इनकी जो साइज होती है वो 0.2 से 0.3 mm, 0.2 से 0.3 mm साइज के ये होते हैं, तो बहुत ही छोटे होते हैं। और ये क्या, ये आपके इनहेल करने में या आपके बॉडी में अंदर जाते हैं एयर पाथवे में, और जब ये वहां जाते हैं तो क्या वही एलर्जिक रिएक्शंस फिर से क्रिएट होती हैं और क्या हमको अस्थमा देखने को मिलता है। तो क्या नेक्स्ट क्या है, एक्सपोजर टू टोबैको स्मोक। जब आप टोबैको के स्मोक में भी बहुत ज्यादा दिनों तक रहते हैं या फिर टोबैको स्मोकिंग जो कर रहे होते हैं, जरूरी नहीं कि जो कर रहा है सिर्फ उसी को हो जाए। अगर आप उस जो बंदा कोई कर रहा है उसके आसपास भी हैं और वो स्मोक को आपने इनहेल किया, तो हो सकता है आपको भी ये क्या डिसऑर्डर बन जाए, अस्थमा आपको भी क्या डिजीज डिसऑर्डर देखने को मिले और ये एलर्जिक रिएक्शन क्रिएट करेगा। नेक्स्ट क्या है, प्रीडिस्पोज टू एनिमल्स पॉलन माउल्ड एंड डस्ट। बहुत सारे ऐसे क्या है एनिमल फर वगैरह भी होते हैं, एनिमल के जो धागे होते हैं, रेसे होते हैं, उनसे भी क्या एलर्जिक रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। पॉलन से होता ही है, मोल्ड्स और डस्ट में भी क्या आपको एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलते हैं। तो ये सारे क्या, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स थे। ऐसे कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिनके कारण क्या अस्थमा डेवलप होता है बॉडी में। नेक्स्ट जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है, जैसे किसी फैमिली में पहले से रहा हो और उससे भी आपको क्या ये डेवलप हो गया हो, फैमिली हिस्ट्री में आपके रहा हो। और सर्टेन जीन्स, कुछ जीन्स में म्यूटेशन के कारण भी क्या आपको अस्थमा क्या बन गया हो आपके बॉडी में। तो ये जेनेटिक कारण है जिनके कारण क्या अस्थमा बन सकता है आपकी बॉडी में। नेक्स्ट क्या है, डाइटरी चेंज। कुछ जंक फूड्स या फिर कुछ ऐसे जंक फूड जब आप यूज करते हैं उनमें क्या मोस्टली मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ये क्या होता है, ये मोस्टली चाइनीज फूड में यूज किया जाता है। व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स होते हैं ये, तो उसमें से भी क्या आपको एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं और ये अस्थमा क्रिएट करता है। तो अवॉइड कीजिए आप जंक फूड ऐसा जिसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट हो। हालांकि सारे जंक फूड कुछ ना कुछ हार्मफुल होते ही हैं, तो आप इनको अवॉइड करिए। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेस और डिप्रेशन। मैटरनल स्टेटस में क्या प्रेगनेंसी के केस में क्या होता है, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं या फिर डिप्रेशन ले रहे हैं, डिप्रेशन में है, तो भी क्या अस्थमा डेवलप करता है। और अर्ली एंटीबायोटिक यूज ने, ये क्या है, ऐसे बेबीज जो कि न्यूली बॉर्न बेबीज होते हैं और इनमें क्या होता है, लेट्स से 4 to 5 months का भी बेबी है और आप उसमें क्या हाई एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं, कोई ऐसा चीज कारण हो गया, कोई ऐसी डिजीज हो गई जिसमें आपको हाई एंटीबायोटिक यूज करनी पड़ रही है, तो उससे भी क्या अस्थमा उस बेबी में क्या होगा, डेवलप कर सकता है। और ये काफी ज्यादा सीवियर भी होता है कई बार, मतलब ये सही नहीं होता है। और ये होता है क्या, किसी एंटीबॉडी के यूज से जो बेबी में बने क्या अस्थमा, उसको क्या हम बोलते हैं, अर्ली एंटीबॉडी यूज से। नेक्स्ट क्या है, कॉजेस
नेक्स्ट अगर आप यहाँ बात करें तो क्या है, एनिमल फर हमने बात की, ये क्या एनवायरमेंटल फैक्टर, एनिमल फर या फेदर्स के कारण अगर आपको अस्थमा हो रहा है, डस्ट और हाउस माइट्स के कारण अगर हो रहा है, ट्री ग्रास पॉलन है जो है ग्रास पॉलन से हो रहा है, सिगरेट स्मोक से हो सकता है, परफ्यूम एंड केमिकल स्मेल से भी आपको बहुत सारे होते हैं ऐसे केमिकल्स या फिर परफ्यूम्स में कुछ लोगों को क्या होता है, एलर्जी होती है। वो उस परफ्यूम को, उस फ्लेवर वाले परफ्यूम को क्या कहते हैं कि मुझे पसंद नहीं आ रहा, और हो सकता है उनको रनी नोज वगैरह उसी समय शुरू हो जाए। तो ये क्या, ये भी कारण होते हैं कई बारी क्या, एलर्जिक रिएक्शंस के, और अस्थमा इनसे भी देखने को मिलता है। चेंज इन वेदर, टेम्परेचर, एयर क्वालिटी चेंज हो रही है, उसमें क्या ब्रेथलेसनेस जैसी सिचुएशन आती है, बहुत से लोगों को सफोकेशन वो महसूस करते हैं। नेक्स्ट क्या, चेंज इन वेदर चेंज हो रहा है तब भी होता है, ऐसा देखने को मिलता है। एक्सरसाइज, सेक्स और लाफ्टर, बहुत ज्यादा हंसने, सेक्स या फिर एक्सरसाइज करने से भी क्या हमको अस्थमा देखने को मिलता है, ब्रेथलेसनेस जैसी सिचुएशन आती है। और वायरल इन्फेक्शन अगर हो रहा है तो वहां पे भी क्या एलर्जिक रिएक्शंस देखने को मिलते हैं, जो कि क्या अस्थमा कॉज करते हैं। पैथोजेनेसिस ऑफ अस्थमा, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये आप ध्यान से समझ पाए हैं तो शायद आपका आधा से ज्यादा अस्थमा क्या यहीं से ही आपका क्लियर हो जाएगा। लेट्स से इसकी अगर बात करें उससे पहले आप समझिए, यहां से यहां एलर्जन हम क्या कर रहे हैं, लेट्स से अगर कोई पॉलन हम मान रहे हैं, पॉलन ग्रेन है या फिर हाउस डस्ट माइट है, कोई माइट है, कुछ भी हो सकता है एलर्जन यहाँ पे। ये एलर्जन आपका एयर पाथवे के थ्रू अंदर आया आपके लंग्स के पास, और ये फिर क्या डेंड्राइटिक सेल से मिलेगा। ये डेंड्राइटिक सेल क्या होते हैं, ये आपके जितने भी इन्वायरमेंट से कनेक्टेड आपकी बॉडी कैविटीज होती हैं, जो कि क्या डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट से क्या आर पार हो रहे होते हैं, लाइक आपका यूरेथ्रा में हो गया, लेट्स आपका ये लंग्स में हो गया, इन सभी जगह क्या डेंड्राइटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि ऐसे ऑर्गन्स जो आपके इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में होते हैं और उनसे क्या कम्युनिकेट करते हैं। तो क्या डेंड्राइटिक सेल्स उन हर जगह पे प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, ये एक तरह से खुफिया विभाग है हमारा। जैसे ही कोई पॉलन, लेट्स से ये बाहरी ये फॉरेन पार्टिकल है, ये हमारी बॉडी में आया, एयर पाथवे में आया, ये तुरंत देखेंगे अच्छा आप आ गए हो, ठीक है, ये क्या करेंगे, इसमें से किसी एक बंदे को ये पकड़ लेंगे और पकड़ के उसको डिसआर्म कर देंगे। लेट्स से डिसआर्म मतलब उसका डिसआर्म कर लिए। जैसे कोई अगर सोल्जर को पकड़ा है किसी ने, इंडियन आर्मी नहीं, अगर आप बात करें इंडियन आर्मी पकड़ेगी, सबसे पहले उसे क्या, उसके सारे अस्त्र शस्त्र हटा देगी, उसके सारे जो भी बंदूक गन्स वगैरह ले लेगी, और उसको फिर क्या, उसके बाद उसको पकड़ लेगी। तो ये भी क्या करेंगे, इसको डिसआर्म पहले करेंगे, उसके बाद इसको क्या करेंगे, प्रोसेस करके कैच करेंगे और उसको पेश करेंगे ला करके इसके पास। ये क्या है, ये हेल्पर टी सेल्स होते हैं, इनके पास ले आएंगे वो कि भाई ये हमने पकड़ा है, ऐसे लोग और भी आए हुए हैं। जब ये इनके पास लाएंगे तो ये कहेंगे अच्छा, ये क्या करेंगे, तुरंत ही आईएल इंटरल्यूकिन को क्या सिक्रेशन करेंगे, और जो ये आपकी आईएल इंटरल्यूकिन है, ये क्या IL-5 और IL-4, IL-5 को तुरंत भेजेंगे कहां पे, ये भेजेंगे एसिनोफिल्स में, और उनसे कहेंगे एसिनोफिल्स से, ये इंटरल्यूकिन जो होता है ये क्या होता है, ये आपका सेल कम्युनिकेशन में यूज होता है, सेल के बीच में मैसेंजर होता है, अच्छा मैसेंजर वर्क करता है एक सेल से दूसरे सेल के बीच में, लाइक सेल ग्रोथ, सेल डिफरेंशिएशन, उन सभी को क्या ये गवर्न करता है, इंटरल्यूकिन जो होता है। अब ये इंटरल्यूकिन ये 5 भेजा इसने कहां पे, ये एसिनोफिल्स में भेजा कि एक काम कीजिए, बाहरी इसने दिखाया कि भाई कुछ फॉरेन पार्टिकल्स आए हैं, आप क्या कीजिए, साइटोकाइंस और ल्यूकोट्राइंस, साइटोकाइंस और ल्यूकोट्राइंस का क्या सिक्रेशन बढ़ा दीजिए, और ये क्या करेंगे, जब ये बढ़ेंगे तो ये एलर्जिक रिएक्शंस कॉज करेंगे। तो ये एसिनोफिल्स में IL-5 इंटरल्यूकिन 5 के थ्रू क्या किया, इसने मैसेज भेज दिया कि आप क्या कीजिए, साइटोकाइंस और ल्यूकोट्राइंस का क्या सिक्रेशन बढ़ा दीजिए। उसके बाद ये और क्या करेगा, जो हेल्पर टी सेल है जिसको हम CD4 प्लस टी सेल भी बोलते हैं, इसको मोस्टली हेल्पर T2 सेल्स बोला जाता है। ये इसने क्या किया, एक तो यहां पे फंक्शन किया इसने, दूसरा क्या किया इसने, IL-4, IL-5 और IL-13, इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5 और इंटरल्यूकिन 13, 3 और इसने मैसेंजर क्रिएट किए तुरंत ही, और उसको इसने भेजा कहा, प्लाज्मा सेल्स में, और उनको मैसेज दिया कि ऐसा है, आप जो है IgE इम्यूनोग्लोबुलिन E को फॉर्म कीजिए, जो कि एंटीबॉडी है, आप उनको फॉर्मेशन कीजिए या फिर उनको जल्दी मैसेज दीजिए कि वो जाए कहां पे, वो जाए आपके मास्ट सेल्स में, और वहां पे क्या हिस्टामिन्स का सिक्रेशंस स्टार्ट कर दें। तो ये जो हेल्पर T2 सेल है, ये क्या IL-4, IL-5 और IL-13, IL का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरल्यूकिन
इंटरल्यूकिन का ये क्या करेगा तुरंत ही IL-4, IL-5 और IL-13 इसने भेजा कहां पे, प्लाज्मा सेल्स में, कि भाई ऐसा है बाहर से कुछ फॉरेन पार्टिकल्स आ चुके हैं, उन पे क्या अब तुरंत आप एंटीबॉडी फॉर्म कीजिए। तो क्योंकि यहाँ पे इसने जब ये यहाँ आया तो इसको तो पता चल गया ना कि ये एक एलर्जी वाला है बंदा, इसको क्या, इसको हमको तुरंत इम्यून रिस्पॉन्स देना है। तो ये क्या किया इसने, तो ऐसा मैसेज भेजा कि IgE को आप रिलीज कीजिए। तो एंटीबॉडी IgE इसने बनाया। IgE क्या किया, मास्ट सेल्स पे जाएगा। मास्ट सेल क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है हिस्टामिन्स के सिक्रेशन के लिए, मास्ट सेल रिस्पॉन्सिबल होता है। तो क्या ये IgE मास्ट सेल को क्या बोलेगा, स्टिमुलेट करेगा या फिर बोलेगा ऐसा है आप तुरंत ही हिस्टामिन्स का क्या कीजिए, सिक्रेशन बढ़ा दीजिए, हिस्टामिन्स बनाइए और उनको हमें रास्ते में ही क्या करना है, रोक देना है, अंदर नहीं आने देना है। तो ये क्या करेगा, ये मास्ट IgE आया आप कहा मास्ट सेल्स पे, और मास्ट सेल्स को क्या बोला, हिस्टामिन्स का सिक्रेशन आप बढ़ा दीजिए, और उसके साथ साथ में ल्यूकोट्राइन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन D2, प्रोस्टाग्लैंडिन D2, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, ये आप में फीवर वगैरह भी जनरेट करता है, और ये क्या करेगा तुरंत ही ऐसा सिक्रीशन बढ़ाने को बोलेगा, क्या, IgE। तो ये आपकी एक पैथोजेनेसिस है, कैसे ये वर्क किया, पॉलन आया, उसको डेंड्राइटिक सेल ने क्या किया, प्रोसेस करके पकड़ा और ला करके किसके पास प्रोसेस किया, प्रेजेंट किया, इसने प्रेजेंट किया T2 हेल्पर सेल्स के पास, CD4+ T सेल्स के पास। और इसको जब पता चला कि ये एक एलर्जिक वाला बंदा आया है, इसको एलर्जी तुरंत रोकना पड़ेगा, हमें तुरंत इम्यून रिस्पॉन्स देना है, तो इसने क्या किया, एसिनोफिल्स के पास मैसेज भेजा बाई IL-5 से, इंटरल्यूकिन 5 से, कि ऐसा है आप क्या कीजिए, तुरंत ही साइटोकाइंस और ल्यूकोट्राइन्स का सेक्रेशन बढ़ा दीजिए। और उसने एक और मैसेज भेजा किसके पास, प्लाज्मा सेल्स के पास, बाई इंटरल्यूकिन 5, इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 13 से, कि ऐसा है आप जो है प्लाज्मा सेल को बोलिए कि वो IgE एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करें, क्योंकि बाहर से कुछ पॉलन या फिर फॉरेन पार्टिकल्स आ चुके हैं हमारी बॉडी में, उनको क्या हमको रोकना है उनका। तो उसने क्या किया, IgE को फॉर्म किया उसने प्लाज्मा सेल्स ने, और उसके बाद उसने कहा अफेक्ट किया, उसने किया मास्ट सेल पे गया वो, और मास्ट सेल को बोला कि ऐसा है आप तुरंत हिस्टामिन का सेक्रेशन बढ़ा दीजिए। हिस्टामिन के साथ साथ ल्यूकोट्राइन्स का भी और प्रोस्टाग्लैंडिन D2 का भी सेक्रेशन क्या कीजिए, तुरंत आप बढ़ाइए, क्योंकि कुछ एलर्जिक या फिर एलर्जेंस हमारी बॉडी के अंदर आ गए हैं। तो ये एक पैथोजेनेसिस थी हमारी टोटल अस्थमा की, कि कैसे अस्थमा हमारी बॉडी में आया, उसके बाद से क्या क्या ऐसा होता है हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है उसको। तो इसी के कारण क्या होगा, अब जब यहाँ हिस्टामिन्स और ये साइटोकाइन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन D2 ये सब आ गए, साइटोकाइन्स यहाँ भी आ गई है, ये क्या करेगी, यही अब उसको क्या करेगी, जो ब्रोंकायोल्स है उनको क्या कॉन्स्ट्रिक्ट करना शुरू करेगी, क्योंकि हमारा जो सब म्यूकोसा लेयर है उसमें क्या ये सब क्या फिल होने लगेंगे, और जब वो फिल होंगे तो तुरंत वो क्या एयर पाथवे को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगी। इसके साथ साथ में अभी आप देखेंगे जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन है वो भी क्या करेगी, वो भी हमारा म्यूकस का सिक्रेशन करना शुरू कर देगी, और म्यूकस फिल होने लगेगा कहां पे, उस कैविटी के आसपास में। नेक्स्ट क्या है, पैथोजेनेसिस ऑफ अस्थमा। अब जरा रिटन वो हमने क्या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से देखा, अभी रिटन में देखिए। सबसे पहले क्या हुआ, द एपिथेलियल सेल्स एक्सपोज टू स्टिमुलाई इंक्लूडिंग एलर्जेंस। जो एपिथेलियल सेल्स हैं, लेट्स से आउटर जो भी सेल्स हैं, जो उस कैविटी एयर पाथवे की आउटर सेल्स हैं, वो क्या जैसे ही आएगी एलर्जन के कांटेक्ट में, तो क्या होगा, एलर्जन या फिर वायरस और इरिटेंट्स के जिसके भी कांटेक्ट में आए तीनों में से, तो क्या होगा, तुरंत ही साइटोकाइन्स का क्या होगा, रिलीज हो जाएगा, और ये क्या जो प्रमोट करेंगे डेंड्राइटिक सेल के मोबिलाइजेशन को। ये डेंड्राइटिक सेल्स क्या उसको तुरंत ही किया पकड़े और ला करके कहां पे मोबिलाइज होकर के कहां आए, लिम्फ नोड्स पे ले आए, जहां पे क्या हेल्पर T2 सेल्स प्रेजेंट होंगे, वेयर दे प्रेजेंट एंटीजन एंड देयर बाय एक्टिवेटेड CD4 सेल्स, CD4 T सेल्स, सॉरी CD4 T सेल्स को क्या करेंगे, इनके पास ला करके पटकेंगे कि ये लो सरकार, ये आया हुआ है बाहरी बंदा। उसके बाद ये जो है दीज सेल होंगे, ये क्या करेंगे, दीज हेल्पर T सेल्स या फिर ये क्या करेंगे, T सेल्स होंगे, ये B सेल्स को इंड्यूस करेंगे कि ऐसा है, देखिए ये बाहरी आए, B सेल्स को बोलिए कि ये मैच्योर हो, और प्लाज्मा सेल्स को बोले कि IgE का सिक्रेशन बढ़ जाए। ये क्या करें, तुरंत ही B सेल को बोले कि ऐसा कीजिए, बाहरी लोग आ चुके हैं, अभी आप तुरंत प्लाज्मा सेल्स को बोलिए कि IgE का सिक्रेशन बढ़ जाए। और ये क्या करेंगे, ये सेल्स क्या करेंगे, माइग्रेट कर जाएंगे तुरंत ही एयरवे के सब एपिथेलियल म्यूकोसा में, जो लेट्स से ये आपका एक पासेज है, एयरवे पासेज है, तो ये सबसे बाहरी लेयर क्या है, और उसके बाद ये कुछ ऐसा एक होगा, एक और पाथ इसी में होगा,
ये अगर अंदर वाली जो लेयर है ये तो एपिथेलियल हो गई, उस म्यूकोसा मेम्ब्रेन हो गई, उसके जस्ट अंदर, उसके जस्ट म्यूकोसा के जस्ट अंदर जो है उसको सब म्यूकोसा बोले, म्यूकोसा के अंदर है, तो ये T24 जो हेल्पर टी सेल्स है ये क्या करेंगे, वहां मोबिलाइज हो जाएंगे, वहां पहुंच जाएंगे और वहां पे जाने के बाद ये क्या करेंगे, वहां ये इंफ्लेमेटरी साइटोकाइन सच एज IL-5, IL-3 इनको क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, इनका क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। और ये क्या करेगा, ये IL-5, IL-3 क्या करेगी, गॉबलेट सेल्स को क्या करेगी, गॉबलेट सेल्स को स्टिमुलेट करेगी और वहां से क्या होगा, म्यूकस का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। गॉबलेट सेल से म्यूकस का प्रोडक्शन शुरू होता है और ये क्या करेगी, ये क्या करेगी, एसिनोफिल्स और मास्ट सेल को भी, बेसोफिल्स को भी क्या करेगी, स्टिमुलेट करेगी कि अपने अपने केमिकल्स क्या कीजिए, सिक्रीशन स्टार्ट कर दीजिए, जो कि हमने देखा अभी। नेक्स्ट क्या है, ये क्या करेगी, फिर IgE को जो है उसके साथ प्लाज्मा जो सेल्स हैं उनके साथ बाइंड करेगी FC रिसेप्टर के साथ में। उसके बाद क्या करेगी, ये जो FC रिसेप्टर होता है यही क्या होता है, इन्वॉल्व होता है एंटीजन रिकॉग्निशन में। एंटीजन रिकॉग्निशन में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। और ये क्या करेगी, जो सब म्यूकोसा में जो मास्ट सेल हैं और बेसोफिल हैं उनको भी क्या करेगी, उनको भी बोल चुकी है केमिकल सीक्रेट कीजिए अपने। ये क्या करेगी, एंटीजन के साथ जब आएगी क्रॉसलिंक में तो वहां पे क्या करेगी, ये कुछ परफॉर्म मीडिएटर्स सच एज हिस्टामिन्स का सिक्रेशन, ल्यूकोट्राइन्स का, एज वेल एज रिलीज ऑफ इंफ्लेमेटरी साइटोकाइंस, इनका भी सिक्रेशन क्या करेगी, बढ़ा देगी, विच कॉजेस एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन एंड लीड्स टू अस्थमा। और ये क्या किया, अब जब इतना ज्यादा सिक्रेशन आ चुका है हमारे कहा एयर पाथवे में, तो क्या होगा, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, लेयर थिक हो चुकी होगी अभी, और एयर जो पास होने का रेडियस बचा अंदर वो क्या बहुत ही कम बचेगा, और इसी के कारण क्या अस्थमा डेवलप करता है। तो ये था हमारा क्या, ये हमारा रिटन एक्सप्लेनेशन था और वहां डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन था कैसे अस्थमा बनता है हमारी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट, अब सिम्टम्स की अगर बात करें, ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो कि अस्थमा में देखने को मिलते हैं, तो उसमें आता है क्या, फ्रीक्वेंट कफिंग, फ्रीक्वेंट कफिंग, जल्दी जल्दी कफिंग, खांसी आना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, क्या ब्रेथ का शॉर्टनेस होना मतलब सही से सांस ना आना, फीलिंग टायर्ड, हमेशा थका थका सा लगना, क्या व्हीजिंग, जब आप सांस लीजिए या फिर सांस छोड़े तो क्या आवाज आए, साउंड का आना। उसके बाद क्या, कॉमन कोल्ड, ठंड लगना, और हल्का ठंड वाली जो होते हैं ना, रनी नोज, और ये सभी रिएक्शंस के कारण ये भी आपको देखने को मिले। और क्या, एलर्जेंस, एलर्जी होगी आपको, काफी ज्यादा एलर्जी, बहुत टाइप की एलर्जीज देखने को मिलेगी, लगातार स्नीजिंग वगैरह हो सकती है। और क्या है, चेस्ट में पेन होना, आपको चेस्ट पेन होना, या फिर ट्रबल्स व्हाइल स्लीपिंग, जब आप सोए तो भी आपको क्या ट्रबल फेस करें, आप नींद नहीं आना सही से, वो क्या, वो सभी ट्रबल में फेस करने हो गया। अभी यहाँ आप देखिए, ये आपका नॉर्मल लंग है, ये आपका नॉर्मल लंग है, यहाँ पे क्या कोई दिक्कत नहीं है आपके इस एयरवे पाथवे में, एकदम नॉर्मल है। ये आपका क्या है, अस्थमा वाला लंग है, यहाँ पे क्या हल्का इन्फ्लेमेशन, यहाँ यहाँ और यहाँ आपको हल्का हल्का क्या आपको इन्फ्लेमेशन देखने को मिल रहा है। और ऐसे में क्या हुआ, अभी थोड़ी सी ये जो लेयर थी बाहरी, ये क्या हुई, थोड़ी सी ट्रांसफॉर्म हो गई है, ऐसे 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 ये क्या थोड़ी थोड़ी ट्रांसफॉर्म हो गई है, और अंदर जो एयरवे पाथवे का रेडियस है अभी वो क्या थोड़ा घट गया है, वो क्या कम हो गया है। नेक्स्ट क्या है, ये अस्थमा अटैक। अस्थमा अटैक कब आएगा, अस्थमा अटैक जो बहुत ज्यादा सांसें नहीं जाती है, तो ऐसा क्या, जब बिल्कुल भी आपका क्या बिल्कुल जगह ही नहीं बचे एयर के पास होने के लिए। ये यहाँ पे जैसा आप देखिए, यहाँ पे अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं बचा है और जस्ट थोड़ा सा पोर्शन बच रखा है बस अब एयर के पास होने के लिए। ऐसे केस में क्या होगा, अस्थमा अटैक आएगा। जो लोगों को अस्थमा अटैक आता है, सांस ही नहीं जाती है जब, तो वो ऐसे केसेस में आएगा। और यहाँ देखिए इन्फ्लेमेशन भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है, अभी यहाँ तक पूरा ये पूरा क्या इन्फ्लेमेशन बढ़ चुका है। तो ये क्या है, नॉर्मल अस्थमा और अस्थमा अटैक के केस कैसे ये होते हैं। और हमने क्या देखा, सिम्टम्स ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो कि हमको अस्थमा में देखने को मिलते हैं।